Welcome everyone, this is Miss Sana Miftakhar and we are continuing the chapter number 3 of your National Book Foundation Chemistry book class 9. तो बेटे लास्ट टाइम हमने आइसोटॉप्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था. उसके बाद आपकी बुक पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज. अच्छा बेटे रिलेटेड यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव है. अब रिलेटिव का वर्ड जो मैंने आपको बताया था व्हाट वाज इट, रिलेटिव का मतलब मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि रिलेटिव हम तब कहते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के साथ क्या करते हैं, हम कंपेयर करके लिखते हैं. अब इसमें क्या होता है, अगर हमने किसी भी एक सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है relative abundance of the substance multiplied by the mass of that substance. और जितने भी उसके आइसोटॉप्स हैं उसको आपने इस तरह से न्यूमरेटर में लिखना है और उसे डिवाइड करना है 100 से. यानी अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है कार्बन का, आप क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू से. 1.1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0.009 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. और इन सबको आप न्यूमरेटर में इसका सम लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे. और बेटे नेक्स्ट आप इसका एंड में से सॉल्व करते हुए इस तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे. सो इसमें सिर्फ बेटे आपने ये फॉर्मूला ही याद करना है और इससे आपके ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन का फॉर्मूला, कोई और भी आपके पास इसका क्वेश्चन आ सकता है. सो इट कैन बी अपेयर इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ना ये लॉन्ग में आ सकता है ना ही ये एमसीक्यूज का पार्ट बन सकता है. उसके बाद बेटे यहाँ पे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 3.1. इसको आप अगर देखेंगे तो आप इसी फॉर्मूला से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली. इसमें आइसोटोप्स उन्होंने बताया दो तरह के, ए और बी. उन्होंने ए का जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बता दिया 35.5 और ए की अबंडेंस उन्होंने भी बता दी है और बी की अबंडेंस भी बता दी है. आपने बी का मास फाइंड आउट करना है, यानी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ 30, यहाँ पे इस पोजीशन में 35.5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक परसेंटेज में आपने क्या करना होगा, 35 को मल्टीप्लाई करना होगा दिस परसेंटेज से और दूसरे में आपने क्या करना होगा, एक एक्स वैल्यू पुट करनी होगी और उसके बाद ये 24.23% से मल्टीप्लाई करके फुल सॉल्व करना है. तो इंशाल्लाह आपका इससे करेक्ट आंसर इजीली निकल जाएगा. यू हैव टू डिराइव इट योरसेल्फ. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. लास्ट टाइम हमने बेटे आइसोटॉप्स का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको तब भी बताया था कि आइसोटॉप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बुक. तो यहाँ पे ये जो यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स हैं ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है 2 या 3 किसी भी आइसोटॉप्स के आप यूजेस बता दें. इसके अलावा ये भी आ सकता है कुछ स्पेसिफिक आइसोटॉप का पूछ लिया जाए कि इस आइसोटॉप का क्या यूजेस है, क्या यूज है, वो आपके पास एमसीक्यू में आ जाएगा या फिर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी अपेयर कर सकता है. अच्छा बच्चों, तो स्टेबल एंड रेडियोएक्टिव isotopes have many application in science and medicine. Some of these are as follows. Number 1, radioactive iodine 131 is used as a tracer in the diagnosing of thyroid problem. ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारे पास गले के अंदर की अगर जैसे थायराइड हम कहते हैं गोइटर के इशू को, जिसमें हमारे पास हम जो थायरॉक्सिन है उसकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा, पैराथार्मोन या फिर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है. नेक्स्ट है सोडियम 24 इज यूज्ड टू ट्रैक द फ्लो ऑफ ब्लड एंड डिटेक्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शंस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. आयोडीन 123 is used to imagine the brain. Cobalt 60 is commonly used to irradiate cancer cells in the hope of killing or shrinking of cells. यानी कोबाल्ट 60 किस लिए होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. नेक्स्ट बेटे अगर हम पढ़े 5th पॉइंट, कार्बन 14 is used to trace the path of carbon in photosynthesis. That is radioactive isotope is used to determine the molecular structure, that is sulfur. 35 has been used इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थियोसल्फेट. अच्छा, इसमें आपने ना ये चीजें अच्छी तरह याद कर लेनी है कि किस तरह से गिवन है और मेनली आपने याद करना है कौन सा आइसोटॉप कहाँ यूज होता है. ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू डेट रॉक्स, सॉइल, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज. तो बेटे डेट का क्या मतलब है कि हम इसमें एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये चीज की कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास मौजूद है तो वो कितना पुराना है. ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता, जैसे अगर हम लोग मोहिंजोदाड़ो या हड़प्पा को डिस्कवर करें तो उसके अंदर उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वहां के जो हिस्ट्री फाइंड आउट करने वाले लोग होते हैं
वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है, इसको डेट करते हैं, यानी उसकी डेट, एस्टिमेटेड डेट बताते हैं। अब बेटे कार्बन डेटिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में बार बार अपेयर होता है। कार्बन 14 इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। कार्बन एटम सर्कुलेट बिटवीन oceans and living organisms at a rate very much faster than they decay. As a result, the concentration of carbon 14 in living organism keep on increasing. After the, अब क्या होता है, देखो हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर में अगर मैं कार्बन की बात करूँ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड किसी फॉर्म में मेरी बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि वो एयर से ही आता है। अब जो कार्बन है वो हमारी बॉडी में सारी फॉर्म में आता है, यानी कार्बन 14 की फॉर्म में भी आएगा, 13 की फॉर्म में भी आएगा, 12 की फॉर्म में आएगा। लेकिन जब तक हम अलाइव हैं, यानी जब तक हम जिंदा है, तब तक सिर्फ कार्बन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, कार्बन 14, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी डेथ हो जाएगी, कार्बन 14 हमारी बॉडी के अंदर आना खत्म हो जाएगा, या मतलब आप कह लो कि उसकी जो, अब देखो हमारी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट की कार्बन 14 होगी, लेकिन अगर हमारी डेथ हो जाएगी, यानी वो बार बार कार्बन 14 हमारी बॉडी में नहीं आएगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उस कार्बन 14 के अमाउंट को कंपेयर करेंगे, और इससे बच्चों हम अंदाजा लगाते हैं कि वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइम पहले जिंदा रहा और कब उसकी डेथ हो गई। आफ्टर डेथ द ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर पिक अप कार्बन 14 बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ sample of skull or jaw bones with the activity of living tissues, we can estimate how long since the organism died. This process is called as dating. तो इन्होंने अब डेटिंग के प्रोसेस को इन डिटेल भी बता दी है, क्योंकि हम लोग इसमें कार्बन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कार्बन डेटिंग का नाम दे रहे हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है कैटाइन फॉर्मेशन एंड एनाइन फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा कि कैटाइन और एनाइन क्या होते हैं। सिंपली हमारे पास एक, आपको अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। बेटे सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी आइडिया होना चाहिए, लेकिन हम लोग वो टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैं कुछ सिंपल बात बताती हूँ कि देखो हर एक एटम से रिलेटेड हमने पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप देखो सोडियम, अब बच्चों सोडियम में हम आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या जो शेल्स हैं उसके अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और थर्ड शेल में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। तो आपकी बुक में फिलहाल अभी यहीं तक सिर्फ बातें, तो आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए, राइट। अच्छा अब बच्चों अब बच्चों देखो फर्स्ट शेल में अब टोटल हमारे पास सोडियम के अंदर कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोडियम के अंदर जो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब मैं इसको एक दफा रिव्यू कर दूंगी। अब बेटे देखो सबसे पहले 2 होंगे, फिर उसके बाद कितने होंगे, 8 होंगे। अब हमें टोटल 11 चाहिए, 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1 रह जाएगा, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, आउटर मोस्ट शेल में। हमने बेटे एक रूल पढ़ा था जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो है आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम में पहले 2 एलिमेंट्स है, इसमें हमारे पास हमेशा बल्कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल ओबे करते हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में हमने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने होते हैं, और उसके बाद बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, उसमें ऑक्टेट रूल यूज होता है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड करता है एटम के साइज का कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारे लिए क्या इजी। अब देखो बेटे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर अब 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसे टोटल कितना बनाना है, 8 बनाना है। अब हमारे पास 2 चांसेस है, या तो मैं इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से इसके अंदर ऐड करूं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। अब बेटे सिंपल सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन्स एड अप करने से ज्यादा इजी क्या है, हमारे पास ये इजी है कि हम लोग इसका जो एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे लूज कर ले, ठीक है। बेटे 1 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखो अगर हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल देखो, सोडियम में पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे आप अगर देखेंगे ब्रैकेट्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेटे ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएं किस वजह से, आफ्टर लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं कैटाइन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12। ठीक है बेटा, 12 है, इसका मतलब है ओके ओके 12 है। तो बच्चों इसका क्या मतलब, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिवीजन होगी, पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, और उसके बाद बच्चों अब इसमें 8 तो नहीं हो सकते, 2, 8 और 2 होंगे। इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, या तो हम इसके जो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव कर दें, या फिर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो बेटा यहाँ पे अगेन सिमिलरली क्या है, इजी है कि इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर ले, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास मोनो पॉजिटिव आइन है, और ये क्या होगा, डाई पॉजिटिव आइन, या फिर ये जो पॉजिटिव आइंस हैं इनको हम कैटाइंस भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मेशन समझा दी है, और इसी के बिल्कुल अपोजिट है एनाइन फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले हम कैटाइन को पढ़ लेते हैं। कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज आइन फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस one or more electron. The cations are usually formed from metal atoms that tend to lose electron to achieve a stable configuration similar to the noble gas। अब बेटा ये जो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल की बातें थी, ये इसमें ना हमने स्टैंडर्ड हीलियम को और सारे बाकी नोबल गैसेस को रखा हुआ है। हीलियम को हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंगली, बाकी जो सारी गैसेस है नियॉन और गॉन और बाकी जो फॉलो करती हैं वो सब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली है। व्हेन एन एटम लूज one or more electron, it forms a cation. The resulting cation has electronic configuration of a noble gas. Noble gas have equal number of proton and electron. When an atom loses one or more electron, the number of protons become greater than electron. As a result, the atom acquires a पॉजिटिव चार्ज। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब उन्होंने बताया है, पूछा है कि हाउ यू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम कैटाइन। ठीक है, तो सोडियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, इसके लिए आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, तो आपने इसी तरीके से स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस, और इस स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं या डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको जब ये डिमांड की जाएगी आपने करना है, अभी फिलहाल आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जो लाइंस है इसे छोड़ देना है। इसके लिए आप अपनी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसको देखेंगे, उसमें आपको इसके एक्सप्लेन अच्छी तरह मैं कर दूंगी। नेक्स्ट बच्चों, वी हैव द डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन फॉर्मेशन फॉर लिथियम एंड एल्यूमिनियम। अब इसमें बच्चों क्या होगा, लिथियम के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर में कितने होंगे बच्चों, 1 होंगे। अब जो 1 है वो इजीली लूज कर लेगा, तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, वी विल हैव, यहां लिखते हैं, वी विल हैव अ पॉजिटिव, वी विल हैव अ पॉजिटिव, यस पॉजिटिव 1 चार्ज। ठीक है, और इसी तरह आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब एल्यूमिनियम में क्या होगा बेटे, पहले में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, और हमारे पास ये 10 हो गया, बच के 3, यानी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और आपने जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेना, राइट। उसके बाद बच्चों हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन है। एनाइन बिल्कुल कैटाइन का अपोजिट होता है। अब इसको भी मैं आपको डायग्राम से ही एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब बेटे जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब बेटे हमारे पास 2 चांसेस हैं, एक तो ये है कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले, या तो ये है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, गेन कर ले। तो इजी आपको सिंपली समझ आती होगी ये बात कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज्यादा इजी है। अब बेटा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 ही प्रोटॉन थे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके ऊपर क्या ऊपर चार्ज आएगा, -2 का चार्ज आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्या होती है, एनाइन फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें क्लियरली पता चले इसके ऊपर
चार्ज कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने +2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे। 9 किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे 7 के अंदर हमें एक अगर ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तो टोटली 8 हो जाएगा और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा -1 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही ऑक्टेट और डुप्लेट रूल हम अप्लाई करते। सो हम देख लेते हैं एलाइन फॉर्मेशंस। Anion are negatively charged ion that form when an atom gain one or more electron. This actually occurs when an atom has a relatively high electron affinity. Electron affinity क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, meaning that it can easily attract and capture more electron to achieve a stable electronic configuration. Similar to noble gas, when an atom gain one or more electron, the number of electrons become greater than the protons, so they acquire a negative charge। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगेन उन्होंने यही कहा है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होगी। बट अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक नहीं किया तो आपने अभी से फिलहाल स्किप कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक जब आपके पास आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये फुली एक्सप्लेन होगा तो आपको बेटर समझ आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात रह गई है, ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज है। इसमें उन्होंने सल्फर का बताया हुआ है कि एटॉमिक मास ये, तो आप बताएंगे इसका चार्ज किस तरह होगा। तो बेटे सिंपली 2 देन 8 कितना बच गया, 6 बच गया। इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्योंकि ऐड करने तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, 2 होंगे। इट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद बेटा क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का 17 मास है, ये हो जाएगा 2 × 8 10 हो गए और ये 7, ये बिल्कुल फ्लोरीन की तरह होगा। और इसमें अब क्या होगा बेटे, हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर देम एंड दीज आर नॉन मेटल और कैटाइंस हमेशा मेटल बनाते हैं और एनाइन हमेशा नॉन मेटल बनाते हैं। यहाँ से आपको ये चीज भी पता चलती है। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेसन। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एंड इफ यू हैव एनी एम्बिग्यूटी रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी वीडियो प्रीवियस वीडियो या अभी भी इसमें अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज क्लियर ना हुई हो, कोई डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।